So let's start. Today our topic is Write in Biology CBSE board exam. So as we all know कि December चल रहा है, mid of December is there और after some time you will have some your board exams. तो board exam में जो लिखने का pattern है, it is very important to understand क्योंकि same ही data same ही information कई बच्चे लिखते हैं जो same बच्चे लिखते हैं लेकिन still they get different marks. So let's start. सबसे पहले यू हैव द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू एंड वी नो कि एमसीक्यू में आपको एक ऑप्शन को पिक करना होता है, एक ऑप्शन को करेक्ट करना होता है. सो लेट अस टेक वन एग्जांपल दैट हाउ यू हैव टू राइट द आंसर इफ यू हैव अ एमसीक्यू क्वेश्चन. सो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन विच क्लास डू यू स्टडी. वी हैव फोर ऑप्शंस फॉर दिस, क्लास 12th, क्लास 9th, क्लास 10th एंड क्लास 11th. सो अगर आप क्लास 12th में है, यू हैव टू राइट द आंसर क्लास 12th. ये हमने एक बहुत बेसिक एग्जांपल लिया है. अभी हम अपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चंस हैं उसका एग्जांपल नहीं ले रहे हैं. सो द करेक्ट पैटर्न ऑफ राइटिंग द आंसर इज यू विल मेंशन द पॉइंट दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट, देन ए ऑप्शन का आंसर क्या है, दैट इज क्लास 12th. सो अगर आप सिर्फ ए लिख कर आ रहे हो या आप सिर्फ क्लास 12th लिख के आ रहे हो, इट इज ऑल्सो ओके. सम टीचर्स वो नंबर आपको दे देंगे, लेकिन एक बेस्ट तरीका ये है कि पहले आप जो आपका चॉइस है आप उसको लिखोगे जो अल्फाबेट है, एंड देन एरो डाल के जो उसमें आंसर है आप उसको मेंशन करेंगे. सो दिस इज फॉर 1 mark क्वेश्चन. देन वी हैव सम अदर काइंड ऑफ 1 mark क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल वी हैव द क्वेश्चन व्हिच इज द प्रोसेस बाय व्हिच मेल स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. सो बायोलॉजी के अंदर यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि जो स्टेप्स हैं, आप किस तरीके से किसी आंसर को लिख रहे हो, एक स्टेप वाइज आंसर को लिखना और साइंटिफिक टर्म्स को यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो क्वेश्चन की डिमांड है पहले आप उसको समझोगे, उसके बेसिस पे यू हैव टू राइट द आंसर. तो अगर 1 mark का क्वेश्चन आया है कि विच इज द प्रोसेस बाय विच द मेल स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, वी नो द प्रोसेस दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस. लेकिन अगर आप सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस लिख कर आओगे, दैट इज ऑल्सो ओके, लेकिन वो आपके आंसर को एनहांस नहीं कर रहा. योर आंसर इज नॉट दैट मच वी कैन से अट्रैक्टिव फॉर द एग्जामिनर. सो द करेक्ट पैटर्न इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेंशन दैट मेल स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टिस थ्रू मियोसिस. सो इस लाइन के अंदर, इस लाइन के थ्रू क्या फायदा हुआ कि आपने आंसर में स्पर्मेटोजेनेसिस भी लिखा, आपने उसको बोल्ड कर दिया, आपने उसको अंडरलाइन कर दिया अपनी आंसर शीट पे, हाईलाइट कर दिया. इसके अलावा यू आर ऑल्सो मेंशनिंग इन द पॉइंट कि वो टेस्टिकल्स के अंदर ये प्रोसेस हो रही है. सो यू आर मेंशनिंग द लोकेशन ऑल्सो, और यू आर ऑल्सो मेंशनिंग दैट इज इट इज अकरिंग थ्रू मियोसिस. तो आपने सेल साइकिल की टाइप के बारे में भी बताया. सो इन दिस क्वेश्चन जो 1 नंबर में आप सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस लिख के आने वाले थे, अब आपने उसके अंदर वो मेन टर्म के साथ उसकी लोकेशन भी लिख दी और आपने ये भी लिख दिया कि उसके प्रोसीजर क्या है. तो इससे एग्जामिनर को ये कंफर्म हो गया कि यू नो अबाउट द प्रोसेस, एंड देन यू विल गेट 1 mark, कंप्लीट 1 mark. स्टिल अब आपके पास टाइम बचा है, आप चाहते हो कि ये आंसर हम थोड़ा और एनहांस करें, इसको थोड़ा और हम अच्छा बनाएं, तो उसके लिए आपने एक और पॉइंट ऐड कर दिया दैट 4 हैप्लॉइड मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एंड ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. सो लिखने वाला बच्चा 1 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस भी लिखकर आ सकता था, लेकिन आपने अपने आंसर को एनहांस करा. हाउ? आपने उसकी लोकेशन लिखी, दैट इज टेस्टिस. आपने सेल साइकिल की टाइप लिखी, दैट इज मियोसिस, एंड यू हैव आल्सो मेंशन्ड दैट देयर आर 4 हैप्लॉइड गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एंड ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस. तो ये आपका 1 mark का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई भी 1 से कम नंबर नहीं देगा अगर इस पैटर्न में आपने आंसर को लिखा है. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. नेम द प्रोसेस बाय व्हिच फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन. नाउ द आंसर इज oogenesis. अब हम ये सोचेंगे कि सर ने ऊपर वाले क्वेश्चन 1 में बताया कि आप लोकेशन भी लिख दो, आप उसकी सेल साइकिल की टाइप भी लिख दो, इसके अलावा आप प्रोसेस के बारे में और 1-2 लाइंस एक्सप्लेन कर दो. लेकिन इन द सेकंड क्वेश्चन हमने सिर्फ नेम लिख दिया. नो प्रॉब्लम, आप सेकंड वाले को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन की क्या डिमांड है? पहले क्वेश्चन जो था वो बता रहा है कि विच इज द प्रोसेस, सो यू कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस देयर. लेकिन इन क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने बोला कि नेम द प्रोसेस. So that is a kind of enumeration. आपने सिर्फ नेम बताना है, नेम लिखकर you will get the marks.
So this is all about the 1 mark question. Now let's move toward 2 mark question. Where is acrosome present in humans? Write its functions. So क्वेश्चन को पहले आपने ढंग से पढ़ा. क्वेश्चन के अंदर दो बारी WH आ रहा है. एक बार वेयर में W व्हाट वाला एक क्वेश्चन वाला पूछा गया कुछ, और एक बार पूछा गया कि उसका फंक्शन क्या है, राइट इट्स फंक्शन. सो अपने माइंड के अंदर यू हैव टू सेट कि देयर आर 2 डिमांड्स इन अ सिंगल क्वेश्चन. एक बार आपसे पूछा गया कि कहां पर होता है ये प्रेजेंट एक्रोसोम, और दूसरे में पूछा गया कि उसका फंक्शन क्या है. सो अकॉर्डिंग टू दैट आपने लिख दिया कि एक्रोसोम इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द ह्यूमन स्पर्म. इट इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, जो आप इसके बारे में लिखना चाहो. इसके अलावा फंक्शन लिख दिया आपने कि इट कंटेन द लाइटिक एंजाइम दैट हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम एट द जोना पेल्यूसिडा. सो यहाँ पर जोना पेल्यूसिडा इट इज अ साइंटिफिक टर्म. ये वॉल है ओवम की जहां से स्पर्म एंटर करेगा. सो इफ यू आर मेंशनिंग द जोना पेल्यूसिडा वर्ड, आपका आंसर एनहांस हो गया. ठीक, जितना यहाँ थ्योरेटिकल लिखा हुआ है अगर आप इतना भी लिख कर आते हैं देन ऑल्सो इट इज सफिशिएंट फॉर 2 मार्क. लेकिन कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. इट विल टेक ओनली 1 मिनट. अगर आप एक सिंपल स्पर्म का डायग्राम बना के उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्रोसोम को मेंशन कर दो. वी आर नॉट सेइंग कि आप पूरा एक्रोसोम स्ट्रक्चर बताओ, पूरा स्पर्म का डायग्राम बनाओ. नो, आप सिर्फ एक्रोसोम को अगर मेंशन करते हो तो उससे आपका आंसर की वैल्यू थोड़ी बढ़ गई है. दैट यू नो द डायग्राम आल्सो, बिकॉज़ बायोलॉजी इट इज ऑल अबाउट द डायग्राम्स एंड द साइंटिफिक टर्म. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3 मार्क्स क्वेश्चंस. These are the scoring questions. क्योंकि 3 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और 3 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं, आजकल का जो सीबीएसई का न्यू पैटर्न है उसमें ये है कि एक क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन डाल देते हैं वो एक एक नंबर के. तो एक एक नंबर वाला क्वेश्चन बच्चों को ऑलमोस्ट आता है. So these are scoring questions. Now in these kind of questions, always try to write step-wise point. मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन आया, ट्रांसलेशन आ गया कि प्रोटीन कैसे बना, या कोई भी क्वेश्चन आ गया, 3 मार्क का क्वेश्चन है. So always write to mention all the points in a particular sequence. कि पहले ऐसा होगा, उसके बाद ये वाला स्टेप हुआ, उसके बाद अगला स्टेप हुआ है. अगर आपने उल्टा फुल्टा लिख दिया कि नहीं 5th स्टेप को हमने पहले में घुसा दिया, 5th 1 वाले को हमने सेकंड में रख दिया, तो उससे एग्जामिनर पर खराब इम्पैक्ट पड़ेगा कि यू डोंट इवन नो द सीक्वेंस. तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ एक रट्टाफिकेशन करी है जिसके बेसिस पे आप आंसर लिख रहे हो. So we have to mention every point very clearly, very precisely and stepwise. Avoid big paragraphs. Biology के अंदर no one is going to read the big paragraph. No one is going to read your story. अगर आप एक ही 10 लाइंस का पैराग्राफ लिखकर आ जाते हो, कोई टीचर नहीं पढ़ेगा, वो देखेगा अच्छा जो भी पैटर्न है नंबर दे दो, आधा 1 नंबर जो मिलेगा मिल जाएगा. So what is the correct pattern? अगर आप एक स्टेप वाइज काम लिख रहे हो, आप स्टेप्स के साथ लिख रहे हो, तो फायदा ये होगा कि जो भी टीचर पढ़ेगा अगर उसने शुरुआत के 2 पॉइंट पढ़ लिए, लास्ट का 2 पॉइंट पढ़ लिया और वो बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस में है, देन उसको पता लग जाएगा कि हाँ बीच वाली जो बॉडी लिखी होगी वो भी करेक्ट होगी. सो ऑलवेज अवॉइड द बिग पैराग्राफ. नेवर फॉरगेट टू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट टर्म्स. जितनी भी साइंटिफिक टर्म्स हैं, जो भी आप साइंटिफिक टर्म्स यू नो, जितनी भी हमारी जिनकी डेफिनेशंस हम पढ़ते हैं, अगर आप स्पर्मेटोजेनेसिस लिख रहे हो, आप हार्मोन्स के नाम को कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, आप हाईलाइट कर सकते हो, ब्लैक से लिख सकते हो, बॉक्स में बना सकते हो. सो दैट इज योर क्रिएटिविटी. इसके अलावा आप हार्मोन्स के नाम के अलावा वो कहाँ से निकले हैं, लोकेशन, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं इन बायोलॉजी. मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया सर्टोली सेल का, भी हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे 3 मार्क में कैसे लिखना है. लेट अस सपोज सर्टोली सेल का आपसे एक्शन पूछा गया, तो आपने लिख दिया कि इसका एक्शन ये होता है, नरिशमेंट देता है डेवलपिंग स्पर्म्स को. आपने ये भी मेंशन कर दिया कि इट इज प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. नाउ यू हैव टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट वर्ड. सो अगर आप अंडरलाइन कर रहे हो और टीचर ने आपका दूर से वो अंडरलाइन वर्ड देख लिया और दैट इज आल्सो करेक्ट, अगर आपने सही लिखा है, देन यू विल गेट फुल मार्क्स इन दैट क्वेश्चन. ड्रॉ डायग्राम इफ एनी, वेदर इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन और नॉट. 3 मार्क के क्वेश्चन में और 12th क्लास के एक बच्चे से बोर्ड के अंदर कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि हम लिख कर देंगे कि आपने डायग्राम बनाना है. अगर डायग्राम है सो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, चाहे वो पूछा हो क्वेश्चन में, चाहे वो ना पूछा हो, चाहे वो डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो सिंपल हो. क्योंकि आई हैव सीन कि कई बच्चे कहते हैं कि सर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और डायग्राम इट इज सो टिपिकल, इतना बड़ा डायग्राम कैसे बनाए. सो वो अब आपकी हेडेक है, आपने डायग्राम को जरूर ड्रॉ करना है. अगर डायग्राम है, थ्योरी आप थोड़ी कम लिखते हो तो चल जाएगा, लेकिन विदाउट डायग्राम nobody will give you full marks.
Now let's take some example of 3-mark questions. Let us suppose we have a question. Explain the hormonal control of spermatogenesis. So आप लिख दोगे always explain little bit about the topic. अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल कंट्रोल क्या है. इट मींस आपने कहा ओके भाई मुझे तो क्वेश्चन का आंसर आता है, हार्मोन्स के बारे में लिखना है और मुझे हार्मोन्स के नेम याद है, ओके आप लिख दोगे. लेकिन करेक्ट आइडिया लिखने का या करेक्ट पैटर्न क्या है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, हार्मोनल कंट्रोल बताना है और किसका बताना है, स्पर्मेटोजेनेसिस का बताना है. तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड कुछ पूछा गया है तो आप सबसे पहले एक लाइन में, दो लाइन में स्पर्मेटोजेनेसिस की कोई छोटी सी डेफिनेशन लिख दोगे जिससे इतना क्लियर हो जाए कि यू नो द टॉपिक. So you will write the process of the formation of sperm from the spermatogonia through meiosis is called the spermatogenesis. आपने एक लाइन लिख दी और ये एक लाइन लिखने में आपको कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. So आपका एक लाइन लिख के आपने थोड़ा बहुत टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर दिया. Now then start writing according to the demand of the question. अब डिमांड क्या है क्वेश्चन की, that you have to write the hormonal control of the spermatogenesis कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट कर रहे हैं. देन आप लिख दोगे कि ये एज लिंक्ड है या जो भी आपके पॉइंट्स है. यू नो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 3, वी आर जस्ट टेकिंग सम एग्जांपल. तो आपने पहला लिख दिया कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से निकला. आपने सेकंड पॉइंट मेंशन कर दिया कि इंक्रीज लेवल जो होता है गोनाडोट्रोपिन का उसने एफएसएच और एलएच को रिलीज करवाया. नाउ आपने एफएसएच का पॉइंट अलग लिखा कि उसका क्या फंक्शन है और आपने एलएच का पॉइंट अलग लिखा. सो दिस इज अ करेक्ट पैटर्न. एक तो आपकी ऐसे अलग अलग पॉइंट बनाने से लेंथ बढ़ गई, आपके पॉइंट्स बढ़ गए और शुरुआत में एक लाइन लिखने से आपका आंसर एनहांस हो गया. सो ऑलवेज एक्सप्लेन लिटिल बिट अबाउट द टॉपिक and then start writing according to the demand of the question. Now let's take some another type of 3-mark question example. For example, we have the question write the function of each one of the following. तो जो आजकल के क्वेश्चंस आते हैं वो इस पैटर्न में होते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि ये तीन आपको ऑप्शन दिए हैं ABC, इन तीनों के फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करो. सो हियर वी हैव फिम्ब्रिए, ऑक्सीटोसिन एंड सर्टोली सेल. सो अब आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे. अगर आपका इस तरीके का क्वेश्चन है कि आपको एक्सप्लेन द स्पर्मेटोजेनेसिस, तो आपको पहले स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताना है, फिर आप डिमांड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आंसर लिखेंगे. लेकिन अगर आपका क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में है, उन्होंने फंक्शन पूछा है और तीन ऑप्शन दिए हैं, देन यू हैव टू राइट वेरी प्रिसाइजली. जितना पूछा गया है उतना लिखोगे, कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है. सो आपने देयर इज नो नीड टू राइट एनीथिंग एक्स्ट्रा. आपने फिम्ब्रिया का लिख दिया कलेक्शन ऑफ ओवम रिलीज्ड बाय ओवरी. आपने बी लिख दिया ऑक्सीटोसिन कॉज यूट्राइन कंट्रैक्शन फॉर पार्चुरेशन एंड आल्सो प्रमोट द मिल्क इजेक्शन. थर्ड यू हैव रिटन दैट द सर्टोली सेल इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म. तो आपका ये 3 पॉइंट के अंदर 3 नंबर का आंसर पक्का हो गया. तो दिस इज द स्मार्ट वर्क. अब ये स्मार्ट वर्क कैसे है कि अगर आप इसके अंदर पूरी कहानी लिखने बैठोगे देन इट विल टेक टाइम जाएगा, आपकी जो आगे वाले आंसर्स हैं जो और आते होंगे वो आपके छूट जाएंगे. सो आपने स्मार्ट वर्क ये शो करना है कि फंक्शन लिखो और नंबर ग्राफ करो. अगर कभी चॉइस में भी क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन है बिल्कुल एक ही टॉपिक के बारे में सब कुछ लिखना और एक क्वेश्चन इसमें सब टाइप पूछे गए हैं, सो ऑलवेज चूज द सब टाइप क्वेश्चन अगर आपको आता है तो प्रॉपर्ली इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ. नाउ लेट्स take some one more example related to the diagrams under the 3-mark question. Let us suppose कि आपको क्वेश्चन आया कि draw a diagram of human sperm, label any 3 part and write their function. क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंगली आपसे सिर्फ 3 पार्ट्स को लेबल करने के बारे में बोला गया है, बट यू विल लेबल ऑल द पार्ट्स ऑफ द स्पर्म. सो आपने पहले लिख दिया एक्रोसोम क्या होता है, 3 पार्ट हमने समझाने थे, उनके फंक्शन बताने थे, आपने एक्रोसोम के बारे में बता दिया. देन यू हैव रिटन अबाउट द न्यूक्लियस. उसके बाद आपने लिख दिया मिडल पीस के बारे में. तो हमारे पास तीनों चीजें आ गई, आपने 3 फंक्शन बता दिए. क्वेश्चन की एक डिमांड पूरी हो गई. सेकंड डिमांड क्वेश्चन की ये थी कि डायग्राम बनाओ और 3 पार्ट को मेंशन करो, बट इन द डायग्राम यू विल मेंशन ऑल द पार्ट, नॉट ओनली द 3 पार्ट. सो हमने सारे पार्ट्स को मेंशन कर दिया. हाँ, जिन पॉइंट्स को आपने लिखा है, जिनके फंक्शन आपने लिखे हैं, आप उन जो आपके वो वाले पॉइंट है जैसे कि एक्रोसोम है, न्यूक्लियस है, मिडल पीस है, आप उन ऑप्शंस को डायग्राम के अंदर एक बॉक्स के अंदर रख सकते हो कि वो आपने हाईलाइट कर दिए कि आपने इनके फंक्शंस भी लिखे हुए. सो दिस इज ऑल अबाउट द 3-mark क्वेश्चन. लेट्स टॉक अबाउट 5 marks क्वेश्चन. 5 mark क्वेश्चन की एक खासियत है
कि जो क्वेश्चन 2-3 साल पहले आया होता है वो कहीं ना कहीं रिपीट होता है। अगर 6-7 क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं तो उनमें से 2-4 क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं आफ्टर एवरी 2 to 3 ईयर। सो नॉलेज ऑफ होल कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंदी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत जरूरी है उस होल कॉन्सेप्ट की, उस पूरे टॉपिक। डायग्राम इज मस्ट, पूछा जाए या ना पूछा जाए डायग्राम ड्रॉ करना ही है, चाहे वो 1 मार्क हो, चाहे 2 मार्क हो, 3 मार्क हो, 5 मार्क हो, आपने मार्क्स नहीं देखने। इन बायोलॉजी यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, दिस इज द नेसेसिटी ऑफ द बायोलॉजी। पॉइंट वाइज राइटिंग पैटर्न इज बेस्ट पैटर्न। पर्सनली मुझे, अगर मैं पेपर चेक करता हूँ तो 5 मार्क का जो क्वेश्चन है अगर बच्चे ने पॉइंट्स में लिखा है देन आई गिव हिम फुल मार्क्स। व्हाई? अगर आप 5 नंबर में 2 पेजेस भर के आते हो, आप पूरा पूरा लिख रहे हो, कोई भी टीचर आपके 2 पेजेस नहीं पढ़ेगा पूरे के पूरे, वो शुरुआत की कुछ लाइंस पढ़ेगा, वो आपका राइटिंग पैटर्न देखेगा, आपके इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपने हाईलाइट करे हैं उनको चेक करेगा। सो देयर शुड बी पॉइंट वाइज राइटिंग पैटर्न। पॉइंट शुड बी इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेशन। मान लीजिए हम ट्रांसलेशन के बारे में लिख रहे हो, आपने पहले लिख दिया रोल ऑफ राइबोसोम और उसके बाद आप लिख रहे हो कि टीआरएनए को चार्ज कैसे करते हैं, तो वो दिक्कत हो जाएगी। अमाइनो एसिड की चार्जिंग आपने सबसे पहले लिखनी है, पहला सीक्वेंस वो है। सो यू शुड फॉलो द पर्टिकुलर सीक्वेंस जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर या जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी आपने रिसेंटली रिवाइज करा तो आपको पता होगा कि देयर आर 3 फेजेस, मेंस्ट्रुअल फेज, देन द फॉलिकुलर फेज एंड देन द लास्ट वन इज द लूटियल फेज। अगर आप लिखते टाइम लूटियल पहले लिख रहे हो, देन आपने मेंस्ट्रुअल लिख दिया, लास्ट में आपने फॉलिकुलर लिख दिया, सो एक सीक्वेंस जो था वो बिगड़ गया। सो यू शुड फॉलो द सीक्वेंस। इफ डिफरेंसेस आर आस्क्ड, अगर आपसे डिफरेंस पूछे जाए दो चीजों के बीच, देन ऑलवेज राइट देम इन ए ट्यूबुलर फॉर्म। आप एक टेबल बनाएंगे, एक साइड पर आपने एक चीज लिख दी और एक साइड पे एक चीज। मान लो जाइलम फ्लोएम के बीच में डिफरेंस है, तो आपने एक लाइन लगाई, एक साइड पे जाइलम के पॉइंट, एक साइड पे फ्लोएम के पॉइंट। ऐसे नहीं करना कि पहले जाइलम लिख के उसकी सारी डिटेल फिर फ्लोएम। नो, दिस इज नॉट अ करेक्ट पैटर्न। ज्यादा अच्छा आपका आंसर एनहांस करना है, देन यू हैव टू डू द डिफरेंस क्वेश्चन इन अ टेबुलर फॉर्म। डोंट फॉरगेट टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट टर्म। आप किसी क्वेश्चन में हाईलाइट करो या ना करो, 5 मार्क वाले क्वेश्चन में हाईलाइट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चंस हैं। पूरा का पूरा पेपर पढ़ने के बजाय अगर टीचर को हाईलाइट पॉइंट्स नजर आ जाते हैं, साइंटिफिक टर्म्स नजर आ जाती है, तो आपके नंबर वहां पे फिक्स्ड है कि चलो जी अब आपको नंबर मिल जाएंगे। सो यू शुड take care of the highlighting. Now let's take example of 5 mark questions. For example, we have explain the menstrual cycle. So in this question diagram नहीं पूछा गया आपसे, आपने पहले menstrual cycle के बारे में लिखा, जो भी वो theory है, I'm not going to explain that. Then आपने सबसे पहले येलो कलर से लिखा है menstrual phase, आपने menstrual phase के बारे में बताया, क्योंकि it is the first phase, कितने दिन 3 to 5 days। उसके बाद हम गए नेक्स्ट फॉलिकुलर फेज, आपने फॉलिकुलर फेज के बारे में सारी डिटेल्स दे दी कि एंडोमेट्रियम रीजनरेशन है, कौन कौन से हार्मोन्स हैं। देन इसके बाद आप थर्ड स्टेज पर आए एंड दैट इज द लूटियल फेज। देन यू हैव एक्सप्लेन द लूटियल फेज क्लियरली। सो हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चले, हमने सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज पढ़ाया, फिर फॉलिकुलर फेज आपने लिखा, देन आपने लिखा लूटियल फेज। तो तीनों एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में है। So always your points it should be in a particular sequence. अगर सीक्वेंस बिगड़ेगा तो नंबर कई एग्जामिनर दे देंगे, लेकिन कई एग्जामिनर नहीं भी देते। So depends on the examiner. Then जो जरूरी चीज थी that is a diagram, then आपका डायग्राम आ गया। So diagram and particular point wise theory with highlight of the important and the scientific terms. So this is a necessity for the 5 mark question. Now recent आपको पता है कि बायोलॉजी के अंदर आपके एग्जाम जो पैटर्न आता है उसमें कई सारे चेंजेस हुए हैं। सो देयर आर सम डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। फ्लो चार्ट की फॉर्म में कई बार क्वेश्चन आता है कि आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखिए। सो उसमें आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देना, इट इज नॉट नेसेसरी। आप एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में कैसे करोगे उसका मैं आगे एग्जांपल देखेंगे। देन कई बार क्वेश्चन आता है नेम द फॉलोइंग। सो वो मैंने बता दिया कि अगर आपसे सिर्फ नेम पूछा गया है देन डोंट राइट एनीथिंग एक्स्ट्रा। सिर्फ नेम को मेंशन कर दो, उसको अंडरलाइन कर दो, उसको हाईलाइट कर दो, बस। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना अगर नेम द फॉलोइंग पूछा गया है। इवन आपने डायग्राम भी नहीं बनाना अगर नेम द फॉलोइंग है। देन थर्ड वन इज अ गिव रीजन। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस में गिव रीजन जब पूछा जाता है तो बच्चे वही शुरुआत वाली लाइन लिखते रहते हैं कि दिस हैपन बिकॉज ये हो गया वो हो गया। नो, यू हैव टू गिव द एक्यूरेट रीजन।
एक्यूरेट रीजन के अंदर भी आपने हाईलाइट करना है, गिव रीजन वाले क्वेश्चंस में भी आपको डायग्राम ड्रॉ करना है इफ देयर इज एनी। हाँ, पूरा डायग्राम नहीं कर सकते, जो क्वेश्चन में पूछा है उसके रिगार्डिंग उतनी चीज को आप लेबल कर सकते हो, ठीक है। सो डायग्राम बनाना इज मस्ट। बच्चे गिव रीजन में डायग्राम नहीं बनाते। इवन सीबीएसई के सैंपल पेपर्स जो आते हैं उसके अंदर जो गिव रीजन के क्वेश्चंस है उसमें भी डायग्राम नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो उसमें 1 या 2 या 5 मिनट फालतू लग जाएंगे मैक्सिमम, लेकिन एटलीस्ट आपका वो एक आंसर एनहांस हो जाएगा। तो ये चीजें जो गिव रीजन वाले डायग्राम है आप उसको उस टाइम के लिए रख सकते हो, जो अगर आपका पेपर कंप्लीट हो गया देन यू हैव सम टाइम, तो आप पूरा हाईलाइट करो, पेपर को अंडरलाइन करो जो जो इंपॉर्टेंट लाइंस है, और उसके बाद आप जो छोटे मोटे डायग्राम्स बना सकते हो देन ड्रॉ देम। Then we have the very important type that is assertion reasoning question, जो आजकल आने लगे हैं। और इन क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को करने में, क्योंकि ये उनके लिए एक तो नए होते हैं, क्योंकि आज से पहले आपके बोर्ड में सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते थे। assertion reason एंट्रेंस में आते थे। इन क्वेश्चंस को करने के लिए यू हैव टू रिमेंबर वन अ ग्रेट माइलस्टोन। एक ग्रेट माइलस्टोन क्या है कि वो भी हम आगे देखते हैं। देन द मैच द फॉलोइंग मैचिंग, यू नो मैचिंग के अंदर आपने लाइंस नहीं बनानी जो छोटे बच्चे मैच करते हैं, आपने किसका क्या आंसर है उसके सामने आंसर लिखना है कि ए है तो ए का आंसर दूसरी कॉलम में से सी है, सो ए एंड देन सी, देन दोनों के आंसर को आप मेंशन करेंगे। So these are the different kind of the questions. Now let's talk about the assertion reason. Very very important. There are always 4 options for every assertion and reason. Assertion में आपको एक statement दी गई होगी और reason में उस statement का reason दिया गया होगा। इसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। Always make a rough column on your answer sheet and write given 4 options in an understandable form. बच्चे उन 4 ऑप्शंस को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत उन बच्चों को फील होती है। सो आपने पहले सबसे पहले अगर assertion रीजनिंग का एक सेक्शन है, सो आप अपनी आंसर शीट के साइड पर एक कॉलम बनाएंगे और उस कॉलम के अंदर उन 4 ऑप्शंस को एक प्रिसाइजली इस फॉर्म में लिख दोगे कि अब आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि क्या किस तरीके से वो क्या फॉर्म में लिखेंगे। लेट्स डिस्कस दैट। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये पॉइंट मेंशन करा है कि ऑलवेज मेक अ रफ कॉलम ऑन योर आंसर शीट, नॉट ऑन योर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि अगर आप सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी लिखते हो सो आपका पेपर कैंसिल भी हो सकता है। सो ऑलवेज राइट ऑन द आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर पे नॉट इवन अ सिंगल टिक। So what are the 4 options? Option number A, both the assertion and the reason are correct and the reason is correct explanation for the assertion. Option number B, the assertion and the reason are correct, but the reason is not the correct explanation of the assertion. Option number C, assertion is true, but the reason is false. Option number D, the statement of the assertion is false, but the reason is true. अब इन 4 ऑप्शंस को अगर आपको हर क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी। तो इन क्वेश्चंस को हमने अपनी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कैसे चेंज करा। ई कई बार नहीं भी आता, कई बार ये 5th पॉइंट दे देते हैं कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, लेकिन आपके सीबीएसई के अंदर ये नहीं आता है, एंट्रेंस में आता है। तो हमने क्या करा, हमने ए बना लिया कि बोथ द assertion रीजन आर करेक्ट, मतलब दोनों टिक, assertion भी टिक, रीजन भी टिक, और ये जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब ये तीसरा पॉइंट भी टिक। तो हमने ए पॉइंट में रफ साइड पर हमने ये ग्रीन वाला पोर्शन लिख लिया, ए साइड पर 3 टिक लगा दिए। देन बी देखा कि ओके assertion ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion की, तो आपने उसमें तीसरे पे क्रॉस लगा दिया, टिक टिक एंड क्रॉस। सी में हमने क्या करा, assertion is true but the reason is false, then टिक, assertion true है और रीजन false है तो हमने वहां क्रॉस लगा दिया। इन डी ऑप्शन द स्टेटमेंट ऑफ द assertion is false but the reason is true, तो आपने assertion को false क्रॉस लगाया और रीजन इज करेक्ट, देन आपने वहां टिक लगा लिया। ई है कि दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स है, assertion भी रीजन भी, तो हमने दोनों जगह क्रॉस लगा लिया। अब इन क्वेश्चंस को करने का पैटर्न देखते हैं। एक मैंने पहले रफ साइड पर ये बना लिया, ए में assertion ठीक है, रीजन ठीक है, एक्सप्लेनेशन है ठीक है। बी के अंदर व्हाट हैपन, assertion ठीक, रीजन ठीक, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये जो रीजन दिया हुआ है। सी में है कि assertion ठीक है, रीजन खराब है। डी में assertion खराब है, फॉल्स है, रीजन इज ट्रू। और 5th ई पॉइंट है कि आपके दोनों ऑप्शंस गलत है। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल, जो येलो कलर से लिखा है, assertion है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, रीजन दिया है कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। तो ठीक है, हमने बचपन से पढ़ा है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ये assertion इज ट्रू। सेकंड क्वेश्चन रीजन में दिया हुआ है कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ये भी ठीक है कि सन जो है वो ईस्ट से राइज करता है, लेकिन क्या ये इसकी एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जो assertion दिया इसका प्रॉपर रीजन है? नो।
सो आपने देख लिया कि ठीक है, assertion टिक टिक कर दिया, बी रीजन टिक है, टिक कर दिया। तीसरा क्या है कि ये रॉन्ग है, एक्सप्लेनेशन नहीं है सही। सो हमने कौन से ऑप्शन को टिक करा? वी हैव मेंशन बी ऑप्शन। अब इन तरीके के क्वेश्चंस में आपको पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है कि the assertion is true and the reason is also true but it is not the correct explanation। तो आपको अपना टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना, जस्ट राइट डाउन द पॉइंट बी सी ए डी, जो भी आपका पॉइंट होगा। सेकंड assertion we have is the sun is the ultimate source of energy, और इस बार रीजन दिया है that sun rises from the west। तो assertion बिल्कुल ठीक है कि सन एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। रीजन दिया है आपको कि सन वेस्ट से राइज करता है, वेस्ट में उगता है। सो इट इज रॉन्ग, वी नो दैट कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। तो आपका यहाँ पर क्या गलत हो गया? आपका रीजन इट इज फॉल्स। तो हमने क्या करा? पहला assertion टिक, रीजन फॉल्स, मतलब हमने सी ऑप्शन को टिक कर दिया है। तो अगर आपने रफ में बनाया होगा ये प्रॉपरली तो आपका इजिली बन पाएगा। नेक्स्ट इज द assertion sun is the ultimate source of energy and reason is it is the source of nearly all the earth energy। सो इट इज ट्रू कि सन एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्यों? क्योंकि अर्थ पे जितनी भी एनर्जी है वो सन की वजह से है। इट मींस कि आंसर भी, assertion भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके assertion की। देन इट मींस टिक टिक एंड टिक, दैट इज द ए ऑप्शन। सो दिस इज अबाउट द assertion and the reasoning type question। Now we have the flow chart type questions। Explain the process of spermatogenesis in the form of flow chart। So आपने flow chart की form के अंदर spermatogenesis को अगर explain करना है, so there is no need to write anything extra, there is no need to write big paragraph। आपको कुछ भी बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं लिखना, बहुत प्रिसाइसली आपने एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर दिया जो आपको पता है। फ्लो चार्ट में एरो की साइड पर कई बच्चे पूरी कहानी लिखाते हैं कि ऐसे हुआ, इज, वाज, वर, द, मतलब सारे के सारे जितने भी ये पढ़ते हैं ग्रामर के अंदर वो सब कुछ यूज करते हैं। दैट इज रॉन्ग। फ्लो चार्ट आपसे इसलिए मांगा गया कि आप उसमें वही इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखो जो साइंटिफिक है। सो फ्लो चार्ट इट इज अ फॉर्म ऑफ साइंटिफिक आंसर। तो यहाँ फ्लो चार्ट जब पूछा जाएगा इट मींस कि आपसे पूछा गया है कि डिमांड, आंसर की डिमांड के अकॉर्डिंगली पूछा गया है कि डिमांड क्या है कि आपने साइंटिफिक चीजों को लिखना है। सो स्पर्मेटोसाइट्स लिखा आपने, उसके साइड पे लिख दिया कि ठीक है मल्टीप्लाई करे बाय द माइटोटिक डिवीजन एंड दे अंडरगो द मैच्योरेशन। सो आपने माइटोसिस मेंशन करा, यू हैव टू मेंशन द इंपॉर्टेंट टर्म्स ओनली। देन डायग्राम मस्ट है। अगेन फ्लो चार्ट में भी डायग्राम नहीं भूलना, डायग्राम दोबारा आप एज इट इज बनाकर आएंगे। सो एक फ्लो चार्ट हो गया और अलोंग विद दैट आपने एक डायग्राम को ड्रॉ करा। सो डायग्राम भूलना इट इज अ बिग मिस्टेक। अगर आप पेपर में करके आ रहे हो नंबर कट जाएंगे अगर डायग्राम नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द write in the biology exam। now you can ask your doubts if you have any। सर हाँ जी। सर एक क्वेश्चन था, जैसे हमारा कोई लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं हम 5 मार्क्स का। अब सर उसमें हमारे पास अभी लगता है हमें इतना टाइम नहीं है, तो हमने उसके नीचे स्पेस छोड़ दिया डायग्राम के लिए, और फिर सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने लग गए, और फिर बाद में अगर वो क्वेश्चन रह जाता तो सर स्पेस छोड़ने से कोई प्रॉब्लम है? नहीं बेटा, स्पेस छोड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप स्पेस छोड़ सकते हो। आपको आंसर शीट जितनी सप्लीमेंट्री चाहिए वो मिलती है। लेकिन ट्राई करा करो कि अगर आपको डायग्राम आता है, बाद में भी तो बनाना था ना, अगर डायग्राम आता था तो पहले ही बना लेते। अगर तुक्के से छोड़ते हैं कि हाँ स्पेस छोड़ देते हैं बाद में देख लेंगे, पता लग गया अगर आसपास से या फिर याद आ गया, तो उसके लिए भी छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ट्राई करना मत छोड़ो, ऐसे क्वेश्चंस लास्ट में करा करो जिनमें डाउट हो। एनी अदर डाउट? किसी को कोई डाउट है और? So no more doubts? No sir। Okay, so thank you and I hope कि आप इन चीजों को फॉलो करोगे। So upcoming test में I'm expecting full marks। Okay, so thank you students, bye। Thank you sir।